इमेजिन करते हैं एक बहुत ही अजीब सिनारियो। एक बिल्डिंग की छत पर दो लोग खड़े हैं। ओके। दोनों के बीच बरसों पुरानी दुश्मनी है। एक इंसान दूसरे को जान से मारने के पूरे इरादे के साथ छत से नीचे धक्का दे देता है। ओह माय गॉड। ओके। उसका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था, मर्डर, एक्शन भी क्लियर था। ओह। धक्का देना। ओके। लेकिन नीचे गिरते वक्त जमीन पर टकराने से ठीक 2 सेकंड पहले उस व्यक्ति को हवा में ही एक मैसिव हार्ट अटैक आता है। वेट, क्या? हाँ, और उसकी मौत उस हार्ट अटैक से हो जाती है, ना कि गिरने के इम्पैक्ट से। तो सवाल ये है कि क्या धक्का देने वाले ने सच में मर्डर किया? दैट इज वाओ, दैट इज लिटरली अ टेक्निकल नाइटमेयर। राइट, आई मीन उसने मारने का सोचा, उसने मारने के लिए फिजिकली धक्का भी दिया, पर उसके उस फिजिकल एक्शन की वजह से डायरेक्टली मौत नहीं हुई। ये एक अजीब सा लूपहोल लगता है ना? सही बात है। ये एक क्लासिक लॉ स्कूल हाइपोथेटिकल है। वेलकम टू दिस डीप डाइव। आज हम लोग प्रिसाइजली इसी पजल को अनपैक करने वाले हैं। हम सोर्सेस जैसे रिसर्च पेपर्स और लीगल एनालिसिस को खंगाल कर एक डिटेल सफर तय करेंगे। बिल्कुल। आज का मिशन बहुत क्लियर है। कानूनी भाषा यानी लीगल जॉगन को आसान शब्दों में तोड़ना, क्राइम ट्रासली मतलब समझना, इंडियन पीनल कोड से लेकर नए भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 तक। क्योंकि क्राइम उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना मूवीज में लगता है, लाइक येलो पुलिस टेप और लाउड वायलेंट एक्ट्स। एग्जैक्टली। आखिर एक आम इंसान की गलती और एक प्रॉपर क्रिमिनल एक्ट के बीच का फर्क क्या है? सो लेट्स अनपैक दिस। क्राइम सिर्फ एक एक्शन नहीं है, इसमें कई एलिमेंट्स और स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, और कैसे कानून एक इंसान के दिमाग के भीतर झांकने की कोशिश करता है, ये बहुत फैसिनेटिंग है। तो शुरू करते हैं पहले एलिमेंट से। क्राइम कैसे होता है ये समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि क्राइम आखिर करता कौन है। राइट। तो लीगली क्राइम एक सोशल रॉन्ग है, एक ऐसा इलीगल एक्ट या ओमिशन जो पब्लिक वेलफेयर के खिलाफ हो। BNS सेक्शन 2 क्लॉज 24 इसको डिफाइन करता है। और इसका सबसे पहला एलिमेंट जो है वो है एक ह्यूमन बीइंग। ओके, एक इंसान। हाँ, जिसे कानून की भाषा में पर्सन कहा जाता है। अगर कोई वाइल्ड एनिमल किसी पर अटैक कर दे तो वो लीगली क्राइम नहीं है, क्योंकि उसमें ह्यूमन कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, राइट? बिल्कुल। लेकिन यहाँ BNS सेक्शन 2 क्लॉज 26 एक बड़ा ट्विस्ट देता है। इस पर्सन की डेफिनेशन में सिर्फ जिंदा सांस लेते हुए इंसान नहीं आते। ओह, तो और कौन आता है? इसमें कंपनीज, कॉरपोरेशंस और एसोसिएशंस भी शामिल हैं। वेट, सीरियसली? एक कंपनी कैसे क्रिमिनल हो सकती है? आई मीन, कंपनी का तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस या दिमाग नहीं होता ना। एक कंपनी को हैंडकफ्स कैसे पहनाओगे? वही तो 18th सेंचुरी तक लॉ यही मानता था कि एक कंपनी की कोई आत्मा नहीं होती जिसे सजा दी जाए। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न इकोनॉमी आगे बढ़ी, कोर्ट्स ने रियलाइज किया कि कॉर्पोरेट एंटिटीज बहुत बड़े स्केल पर क्राइम्स कर सकती हैं। लाइक सोशियो इकोनॉमिक क्राइम्स। एग्जैक्टली। मैसिव टैक्स इवेजन, एनवायरमेंटल डैमेज या मल्टी-मिलियन डॉलर फाइनेंशियल फ्रॉड्स। इसलिए कंपनीज को अब जुरिडिकल पर्सन्स मानकर अपराधी ठहराया जा सकता है। मेक सेंस। उनको जेल में तो डाल नहीं सकते, तो फाइन्स लगाते होंगे। हाँ, हेवी फाइन्स, एसेट्स फ्रीज करना, और जो एक्चुअल ह्यूमन डिसीजन मेकर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन्हें विकेरियस लायबिलिटी के अंडर सजा मिलती है। वाओ, सो कॉर्पोरेट वेल के पीछे छुपना अब उतना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। ओके, तो पहला एलिमेंट पर्सन हो गया। अब आते हैं दूसरे एलिमेंट पर। जब अपराधी आइडेंटिफाई हो गया तो अगला कदम है उसका एक्शन। यस, इसे कानून में एक्टस रेयस कहते हैं, यानी गिल्टी एक्ट। एक्टस रेयस। तो इसको आसान भाषा में कैसे समझें? सोचो कि क्राइम एक गाड़ी है, तो एक्टस रेयस उस गाड़ी का इंजन है जो उसे आगे बढ़ाता है। कोई भी इलीगल फिजिकल एक्टिविटी जैसे गोली चलाना, चोरी करना, ये सब एक्टस रेयस हैं। राइट, ये तो समझ आता है, एक्शन। पर मैंने सोर्सेज में एक बड़ा काउंटर इंट्यूटिव पॉइंट पढ़ा था कि कभी-कभी आपका कुछ ना करना भी क्राइम हो सकता है। ओ एब्सोल्युटली। इसे लॉ में ओमिशन कहते हैं। ओमिशन, जैसे किसी की मदद ना करना। हाँ, पर इसमें स्पेसिफिक लीगल ड्यूटी होनी चाहिए। नया BNS सेक्शन 40 इस पर बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर कानूनी तौर पर आपका फर्ज है एक्ट करना और आप कुछ नहीं करते, तो वो उतना ही बड़ा क्राइम है जितना कोई फिजिकल अटैक करना।
मतलब अगर एक डॉक्टर इमरजेंसी में केयर देने से मना कर दे। एग्जैक्टली अगर डॉक्टर इमरजेंसी ट्रीटमेंट डिनाई कर दे और पेशेंट को नुकसान हो जाए तो डॉक्टर ने पेशेंट को छुआ तक नहीं, पर उसका कुछ ना करना ही एक वायलेंस माना जाएगा कानून की नजरों में। क्योंकि उसकी ड्यूटी थी। सही पकड़ा, ड्यूटी। उसने अपनी ड्यूटी ओमिट की। इसके अलावा इलीगल चीजों को सिर्फ अपने पास रखना यानी पोजेशन, वो भी एक्टिस रियस है। जैसे बिना लाइसेंस की गन रखना। हाँ, यहाँ तक कि कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में भड़काने वाले शब्द बोलना, वर्ड्स, उनको भी एक्टिस रियस माना जाता है। वाओ। ओके, सो इंजन स्टार्ट हो गया, पर्सन ने एक्टिस रेस कर दिया, लेकिन अगर किसी ने गलती से कुछ कर दिया तो गाड़ी स्टार्ट तो हो गई बट गलती से। यही टर्निंग पॉइंट है और यहाँ आता है तीसरा और सबसे डीप एलिमेंट, मेंस रिया। मेंस रिया, गिल्टी माइंड है ना। हाँ, अगर एक्टिस रियस गाड़ी का इंजन था तो मेंस रिया उस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है। एक पुरानी लैटिन मैक्सिम है कि सिर्फ एक्शन इंसान को दोषी नहीं बनाता जब तक उसकी नीयत यानी दिमाग भी गलत ना हो। आई सी। तो कानून इंसान के दिमाग को पढ़ता कैसे है? ये तो इम्पॉसिबल लगता है। इसीलिए कानून ने इसको 4 अलग लेवल्स में तोड़ दिया है। सबसे हाईएस्ट और सबसे खतरनाक लेवल है इंटेंशन। इंटेंशन मतलब प्योर पक्के इरादे से। हाँ, सब कुछ पहले से प्लान किया और एग्जीक्यूट किया। उसके बाद दूसरा लेवल आता है नॉलेज। नॉलेज और इंटेंशन में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। नॉलेज में आप शायद किसी को डायरेक्टली मारना ना चाहते हो, पर आपको पता होता है कि आपके फिजिकल एक्शन का अंजाम मौत हो सकता है। ओके, जैसे कोई एग्जांपल? जैसे आपने किसी को डराने के लिए ऐसी चेयर पे बैठने बोला जो एक ओपन गड्ढे के पास है और टूटी हुई है। अब बस प्रैंक कर रहे थे, पर अगर वो गिर के मर गया तो आपको नॉलेज थी उस रिस्क की। ओह राइट, तो इसमें सजा मर्डर की नहीं होगी? यूजुअली नहीं, ये कल्पेबल होमिसाइड में आता है। मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड का फर्क इसी मेंस रिया यानी दिमाग के शिफ्ट पर बेस्ड है। गॉट इट। तीसरा लेवल क्या है? तीसरा है रेकलेसनेस यानी बेहद लापरवाही। जैसे एक भीड़ वाले मार्केट में 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाना। आप मारने का इंटेंशन नहीं रखते, पर रिस्क को पूरी तरह इग्नोर कर रहे हैं। और चौथा लेवल? नेग्लिजेंस, जो कि BNS सेक्शन 106 में भी डिटेल में है। इसमें इंटेंशन या स्ट्रिक्ट नॉलेज नहीं थी, पर आपने बेसिक केयर नहीं ली। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पर गड्ढा खोदकर छोड़ दिया बिना किसी वार्निंग साइन के। पर वेट, मुझे उस अपने शुरू वाले एग्जाम्पल पे वापस आना है, छत से धक्का देने वाला। हाँ, थाबोमिली प्रिंसिपल कहते हैं उसे मोस्टली। उसमें इंटेंशन था, एक्ट्रेस रेस भी था, पर रिजल्ट मैच नहीं हुआ। राइट, तो इस रूल को कहते हैं कॉन्करेंस। कानून कहता है कि एक्ट्रेस रेस और मेंस रिया एक ही वक्त पर यानी सेम टाइम पर होने चाहिए। तो उस केस में कोर्ट क्या करेगी? ऐसे सिनारियोज में कोर्ट्स एक्चुअली इस पूरे इवेंट को पुश करने से लेकर हार्ट अटैक तक एक सिंगल कंटिन्यूअस ट्रांजैक्शन मान लेती है, क्योंकि इवेंट की शुरुआत तो गिल्टी माइंड से ही हुई थी ना। ओह वाओ। दे लुक एट द होल पिक्चर। पर मुझे एक बात बताओ, क्या हमेशा इन दोनों का होना जरूरी है? क्या कोई ऐसा क्राइम है जहां नियत की जरूरत ही नहीं होती? Yes, here is where it gets really interesting. लॉ में एक्सेप्शंस होते हैं जिसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहते हैं। यहाँ मेंस रिया गया भाड़ में, अगर एक्ट हुआ है तो सजा मिलेगी। वेट, बिना नियत के सजा, ऐसा कब होता है? सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ट्रैफिक रूल्स, है ना? अगर आपने रेड लाइट जंप की और आप ट्रैफिक कॉप से कहो, सर मेरी तो नियत ही नहीं थी सिग्नल तोड़ने की, मैं तो बस गाना सुन रहा था। कॉप तो चालान काट देगा। एग्जैक्टली, क्योंकि ट्रैफिक लॉज, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज या अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, ये पब्लिक वेलफेयर क्राइम्स हैं। अगर यहाँ कोर्ट सबका इंटेंशन चेक करने लग गई तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। सही बात है। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में द एक्ट इटसेल्फ इज इनफ। बिल्कुल। तो अब हमने पर्सन देख लिया, इंजन यानी एक्टिस रियस चालू हो गया, स्टीयरिंग व्हील यानी मेंस रिया सेट हो गया। अब चौथा एलिमेंट क्या है? इन सब का आखिरी रिजल्ट, नुकसान। यस, इंजरी। बिना इंजरी के अपराध का साइकिल कंप्लीट नहीं होता। BNS सेक्शन 2 क्लॉज 14 इसे डिफाइन करता है। तो इंजरी मतलब खून बहना या हड्डी टूटना नहीं, यही तो आम गलतफहमी है।
कानून सिर्फ फिजिकल चोट को इंजरी नहीं मानता, इसके 4 डायमेंशंस हैं: बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। ओके, बॉडी तो फिजिकल चोट हो गई। हाँ, और प्रॉपर्टी हो गई कि किसी ने आपका डेटा उड़ा दिया या फोन तोड़ दिया। और रेपुटेशन? जैसे डेफेमेशन, किसी ने मीडिया में झूठी अफवाह फैला दी और आपकी इज्जत मिट्टी में मिला दी, ये लीगली इंजरी है। और माइंड? माइंड मतलब मेंटल ट्रॉमा, किसी को कॉन्स्टेंटली ब्लैकमेल करना या डराना, ये बॉडी पर नहीं दिमाग पर चोट है। वाओ, कानून काफी ब्रॉड सोचता है इस मामले में। तो हमने एलिमेंट्स या इंग्रेडिएंट्स तो देख लिए, अब ये सब आपस में मिलकर क्राइम बनाते कैसे हैं? एक प्रोसेस तो होगा ना? बिल्कुल, क्राइम एक रेसिपी की तरह है जो अचानक नहीं बनती। इसके क्लियरली 4 स्टेजेस होते हैं। ओके, लेट्स ब्रेक देम डाउन। स्टेज 1 क्या है? स्टेज 1 है इंटेंशन या मेंटल स्टेज। यहाँ इंसान सिर्फ दिमाग में क्राइम करने का सोच रहा है। सिर्फ सोच रहा है? हाँ। तो इस पर तो कानून सजा नहीं देता होगा? नहीं, कानून सोसाइटी का थॉट पुलिस नहीं बनना चाहता, हम सबके दिमाग में कभी कभी गुस्से में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। जब तक वो थॉट्स दिमाग के अंदर हैं, आप लीगली सेफ हैं। पर इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है? एक बड़ा एक्सेप्शन है। अगर किसी की नियत देश के खिलाफ जंग छेड़ने की है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, तब स्टेट प्योरली मेंटल प्लानिंग को भी पनिश कर सकती है। मेक सेंस, नेशनल सिक्योरिटी की बात है। हाँ। तो स्टेज 2 क्या होती है? स्टेज 2 है प्रेपरेशन यानी तैयारी। अब थॉट फिजिकली बाहर आने लगा है, जैसे हथियार खरीदना, प्लान बनाना, गाड़ी रेंट करना। तो अगर मैंने चोरी करने के लिए रस्सी खरीद ली तो क्या मैं क्रिमिनल बन गया? सरप्राइजिंगली नहीं। आमतौर पर प्रेपरेशन भी पनिशेबल नहीं होती। वेट, रियली? व्हाई? क्योंकि लॉ डीपली ऑप्टिमिस्टिक है। कानून आपको पश्चाताप करने का, पीछे हटने का पूरा मौका देता है। लाइक अ चांस टू रिपेंट। यस। इस पॉइंट को स्ट्रिक्टली लोकस पोनिटेंटिए कहा जाता है। कानून उम्मीद करता है कि आखिरी वक्त पर शायद आपका ज़मीर जाग जाए और आप अपना प्लान कैंसिल कर दें। इसलिए तैयारी के स्टेज पर टेक्निकली कोई सजा नहीं होती। पर डकैती जैसी चीजों की तैयारी तो अलग हो गई ना? हाँ, एक्सेप्शंस हैं। डकैती की तैयारी करना या नकली नोट छापने की मशीन घर में रखना, ये प्रिपरेशन के स्टेज पर ही क्राइम बन जाते हैं, क्योंकि ये पब्लिकली बहुत खतरनाक है। ध्यान देने वाली बात है कि कानून नॉर्मली इंसान को सुधारने का मौका तो पूरा देता है। पर क्या होगा अगर कोई पीछे ना हटे, तैयारी से आगे बढ़ जाए? वहीं से आती है स्टेज 3, अटेम्प्ट यानी कोशिश। यहाँ प्रेपरेशन प्रैक्टिकली एक्शन में बदल जाती है। ये बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है और ये बीएनएस सेक्शन 62 और आईपीसी सेक्शन 511 के तहत पनिशेबल है। पर तैयारी और कोशिश के बीच की पतली लकीर कहाँ है? कहाँ खत्म होती है तैयारी और शुरू होता है अटेम्प्ट? ये साबित करना कोर्ट्स के लिए बहुत बड़ा हेडेक होता है। इसके लिए कोर्ट्स कई टेस्ट यूज करती हैं, जैसे प्रॉक्सिमिटी टेस्ट कि आप क्राइम के कितने करीब थे। कोई स्पेसिफिक केस लॉ है इस पर जिसे हम इजीली समझ सकें? हाँ, एक्चुअली एक बहुत मशहूर केस है, अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसका किस्सा सच में बहुत मजेदार है और इस पूरे पॉइंट को क्लियर कर देता है। ओ, सुनाइए जरा। तो अभयानंद मिश्रा एक स्टूडेंट था जिसने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, पर पढ़ाई के बजाय उसने झूठी और फोर्ज्ड एमए डिग्री बनवाई ताकि एडमिशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन डाल सके। ओके, फेक सर्टिफिकेट्स बनवा लिए? हाँ। अब सोचो, जब तक वो फॉर्म और फेक सर्टिफिकेट्स उसके टेबल पर पड़े थे, वो क्या था? प्रिपरेशन। एग्जैक्टली, क्योंकि उसके पास अपना चांस टू रिपेंट था। वो उन्हें फाड़ के फेंक सकता था, लेकिन एक दिन उसने वो फॉर्म एक एनवेलप में डाला और फिजिकली एक पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। ओह। जैसे ही लेटर बॉक्स में गिरा, बिंगो। जैसे ही उसने लेटर बॉक्स में लेटर डिस्पैच किया, उस पॉइंट पर उसका अपना वॉलंटरी कंट्रोल खत्म हो गया। वो चाहकर भी लेटर वापस नहीं निकाल सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेटर डिस्पैच करना ही अटेम्प्ट टू चीट है। वाओ, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्रॉस हो गया वहां पर। सही बात है, वो लोकस प्यूनिटेंटिया वहां पर टेक्निकली खत्म हो गया। और फिर आखिरी स्टेज, स्टेज 4, अकम्प्लिशमेंट, यानी जहां अटेम्प्ट इफेक्टिवली पूरी तरह अंजाम तक पहुंच जाता है और क्राइम सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। वहां प्रॉपर्ली ऑफेंडर को सजा मिलती है। दैट इज एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग। इस डीप डाइव में दोनों बीएनएस और आईपीसी के सोर्सेज को हमने डीपली खंगार कर देखा। क्राइम सिर्फ एक फिजिकल एक्शन नहीं है,
ये एक्टिस रेयस और मेंजरिया का एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। एक अपराध दिमाग में सोचना, उसकी फिजिकली तैयारी करना, अटेम्प्ट करना और आखिर में नेचुरली उसे अंजाम देना। और कानून इस पूरे सफर के हर स्टेप को बिल्कुल अलग तरीके से फिल्टर करता है। BNS 2023 ने पुराने कॉलोनियल लॉज को हटाकर अब ओमिशन जैसी चीजों को और स्ट्रिक्ट करके इसको ज्यादा मॉडर्न बनाया है। सही बात है। जाने से पहले मैं एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल छोड़ना चाहता हूँ इस विषय पर। हाँ आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का जमाना है ना। हाँ एब्सोल्युटली। अगर आगे चलकर एक AI सिस्टम खुद से ऑटोनॉमसली कोई बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड कर दे, तो एक्शन यानी एक्टर्स रेस तो प्योरली AI का होगा। हाँ लेकिन मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड कहां से आएगा? क्या एक मशीन के पास क्रिमिनल इंटेंशन हो सकती है? ओह वाओ, दैट इज ट्रिपी। राइट? या फिर इसका पूरा लीगली ब्लेम उस मशीन को टेक्निकली बनाने वाले प्रोग्रामर पर जाएगा, भले ही उस प्रोग्रामर की कोई इंटेंशन ना रही हो। कानून को आने वाले वक्त में इन नए नॉन ह्यूमन एंटिटीज का सामना कैसे करना पड़ेगा, ये अपने आप में सोचने वाला विषय है। डेफिनेटली लॉ को शायद कंप्लीटली एक नया पैराडाइम सीखना पड़ेगा इसके लिए। बिल्कुल। And on that note, thank you for joining us on this deep dive into the anatomy of crime. Stay curious,